So hello fellow people, this is Saloni from Malvi Academy, and today we will discuss about the Jacobean period. Okay, so our Jacobean period कब start हुआ था? Jacobean period 1625 after 1603 after the death of Queen Elizabeth to 1625. The two questions might be pop up on your mind that why the name Jacobean period came? Why the name is Jacobean? Because when the rule जब Queen Elizabeth का रूल चल रहा था इंग्लैंड में, that period was known as the Elizabethan period. But जब यहाँ पे किंग जेम्स फर्स्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जेमेशियन पीरियड होना चाहिए था. ओके, बट व्हाई द नेम इज जैकोबियन यूज्ड? ओके, so the Latin meaning of the James or the Greek name of the James is Jacob. Okay, so वहाँ से आया ये हमारा पीरियड जैकोबियन पीरियड. समझ में आ रहा है ना? जो जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड है उनको लैटिन में क्या कहा जाता है बच्चे? जैकॉब कहा जाता है, जिसकी वजह से ये पीरियड आया जैकोबियन पीरियड. तो हमारा जो जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है 1602 टू 1625. 1603 में क्या हुआ था बच्चे? 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में एक क्वेश्चन अराइज होने लगा विच इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि हु विल गेट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. अब थ्रोन किसको मिलेगा इंग्लैंड में? ओके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होने लगा. तो जेम्स फर्स्ट को क्यों मिला? why the person choose James first for the throne? क्यों जेम्स फर्स्ट को ही चूज किया गया? जेम्स फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड या जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड को ही चूज किया गया थ्रोन के लिए? कहानी स्टोरी चलती है पीछे, हम आते हैं बैकग्राउंड में. when the Henry VII got the throne. ओके, बैटल को जीतने जब हम 100 ईयर वॉर देख रहे थे, ओके, उस टाइम जो बैटल चल रहा था एंड द वॉर ऑफ रोजेस में भी हम देखे थे कि जो हाउस ऑफ लिंचेस्टर थी उसकी जीत हो गई थी एंड हेनरी VII गोट द थ्रोन. हेनरी VII को थ्रोन मिलने के बाद उनके जो बच्चे थे कौन थे? एक हेनरी VIII एंड द मार्गरेट ट्यूडर. उनकी एक बेटी थी बच्चे, दैट इज मार्गरेट ट्यूडर. हेनरी VIII गोट द थ्रोन. आफ्टर द हेनरी VIII के बाद कि जो हमारे प्रोमिनेंट फिगर है कौन है? एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ गोट द थ्रोन. ओके, एंड हम चलते हैं उनकी बेटी मार्गरेट ट्यूडर की ओर. तो जो मार्गरेट ट्यूडर थी जो इंग्लैंड की, उसका शादी हुआ किससे? जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड से. ओके, मार्गरेट ट्यूडर मैरिड विद द जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड. ओके, देख रहे हो आप, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड का क्या बना? एक रिलेशन बना. अब क्या हुआ कि मार्गरेट ट्यूडर जेम्स IV का बेटा हुआ जेम्स V. ओके, जेम्स V ऑफ स्कॉटलैंड, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया एंड वो क्या है, वो उतने पॉपुलर भी नहीं है या हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जेम्स V, तो हम यहाँ उनको मेंशन नहीं करेंगे. आते हैं द सन ऑफ जेम्स V इज जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड. उस समय क्या हो रहा था जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो स्कॉटलैंड का किंग कौन था? जेम्स VI. ओके, अब क्या क्वेश्चन की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना इंग्लैंड में कि हु विल गोट द थ्रोन. अब क्या हुआ कि सबको लगा कि एलिजाबेथ के रिलेशन में, बिकॉज एलिजाबेथ इज वर्जिन क्वीन, तो क्वेश्चन तो ये अराइज होना ही था कि हु विल गोट द थ्रोन. अब क्या हुआ कि रिलेशन में, एलिजाबेथ के रिलेशन में जो जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड, ये डिसीजन लिया गया कि जेम्स VI को थ्रोन मिलना चाहिए इंग्लैंड का. ओके, अब आपको समझ में आया कि ये जो जेम्स VI जो स्कॉटलैंड के किंग है वो इंग्लैंड के किंग कैसे बने. ओके, एक और बात बच्चों, ये हमारा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो सोसाइटी है, या जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे या सोसाइटी जब देखोगे, सोशल बैकग्राउंड देखोगे इंग्लैंड का, तो हमेशा इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखोगे. ठीक है, कंट्रोवर्सी हो रही है रिलीजन में. एक तरफ क्या है? कैथोलिज्म है एंड दूसरी तरफ क्या है? प्रोटेस्टेंटिज्म है. ओके, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी वो क्या थी? प्रोटेस्टेंट बिलीवर थी. ओके, प्रोटेस्टेंट पे बिलीव करती थी. एंड जो सिस्टर थी क्वीन एलिजाबेथ की, जो ब्लडी मैरी जिसको बोला गया, जो क्वीन एलिजाबेथ के पहले जिसको थ्रोन मिला था, वो क्या थी बच्चे? वो कैथोलिक बिलीव, कैथोलिज्म पे बिलीव करती थी. ओके, सो जो हमारे जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड थे, ही इज ऑल्सो द प्रोटेस्टेंट रूलर. ओके, अब देखेंगे कि जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के टाइम में भी कैसे हमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. ओके,
सो जैकोबियन एज, मैंने ये ऐसा एक बैकग्राउंड आपको समझा दिया. Jacobean era or the period in English is a Scotic history that coincided with the reign of James VI of Scotland, who also inherited the crown of England in 1603 as James I. The Jacobean era succeeded the Elizabethan era and preceded the Caroline era. क्योंकि Jacobean period के बाद हमें कौन सा period देखने को मिलता है बच्चे? Caroline period. In 1503, James IV married the Margaret Tudor. Who is Margaret Tudor? The sister of Henry VIII and the daughter of Henry VII. Sister of Henry VIII, thus linking the royal house of Scotland and England. Elizabeth I of England died without issue in 1603, and the James IV great-grandson James VI of Scotland got the throne of England and Ireland. At James IV is the union of the crown. एक बहुत फेमस इवेंट या इंपॉर्टेंट इवेंट है जैकोबियन पीरियड का, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ द क्राउन और द यूनियन ऑफ क्राउन. इसमें क्या हुआ बच्चे कि स्कॉटलैंड का किंग, इंग्लैंड का किंग, आयरलैंड का किंग, वेल्स का किंग, ये कौन है? जेम्स सिक्स. जो स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स हैं उनको वो कहाँ कहाँ के किंग हैं, कौन कौन से कंट्री के थ्रोन उनको मिली है? इंग्लैंड की भी, स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की और वेल्स की भी. तो क्या हुआ? एक यूनियन ऑफ द क्राउन और द यूनिफिकेशन ऑफ द क्राउन हुआ. तो इट्स अ मेजर इवेंट, और major event of the Jacobean era is the unification of the crown. Then the Stuarts were monarch of Britain and Ireland and its growing empire until the death of the Queen Anne. अब देखेंगे कि ये जो इनका जो मोनार्क था, फॉर एग्जाम्पल क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो ट्यूडर डायनेस्टी थी. ओके, जैसे हमारे इंडिया में क्या हुआ, डायनेस्टी वाइज क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल मौर्य डायनेस्टी हमारे इंडिया में थी, उसी तरह जो एलिजाबेथ थी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ट्यूडर डायनेस्टी से. बट आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इनका जो जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बच्चे? स्टुअर्ट डायनेस्टी. ठीक. The Stuarts were monarch of the Britain and Ireland and its growing empire until the death of Queen Anne in 1714, except for the period of a Commonwealth between 1649 and 1660. Okay, Stuart monarch, Stuart dynasty समझ में आ रही है कि कैसे ट्यूडर डायनेस्टी का एंड हुआ और एक नई डायनेस्टी, a new dynasty came on the land of England, that is the Stuart dynasty. Who is the Stuart? अब एक क्वेश्चन होता है कि स्टुअर्ट डायनेस्टी में स्टुअर्ट्स कौन है, कहाँ से आया, कैसे ये इंग्लैंड में राइज हो रहा था, स्टुअर्ट डायनेस्टी कैसे ग्रो कर रहा था इंग्लैंड में, और ये कब से? जब जेम्स आए, जेम्स सिक्स्थ ऑफ द इंग्लैंड, जिसको जेम्स फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड में अभी तक कोई भी जेम्स नाम का आदमी नहीं आया था, इसीलिए उसे क्या बोला गया बच्चे? जेम्स फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड. सो जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड से जो हमारा स्टुअर्ट मोनार्क शुरू होता है वो क्वीन एन तक चलता है. ओके, द स्टुअर्ट वर द फर्स्ट किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम क्यों बोल रहे हैं बच्चे? मैंने बताया यूनिफिकेशन ऑफ द क्राउन का यूनिफिकेशन हो रहा था, और उस जो 4-5 कंट्री जिसको क्वीन जेम्स फर्स्ट जो है वो संभाल रहे थे, वो क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से उसको जाना जाता था, और उसी को क्या बोला जाता था? यूनाइटेड किंगडम. समझ में आ रहा है? King James VI of Scotland became also the King James I of England, combining of the two throne for the first time. Two throne और आयरलैंड का थ्रोन. तो क्या हो रहा है? यूनिफिकेशन हो रहा है, यूनियन ऑफ द क्राउन. The Stuart dynasty reigned in England and Scotland from 1603 to 1714. Okay, 1714 में हम देखेंगे कि क्वीन एन जो है, क्वीन एन का जो रेन है वो ख़त्म होता है, वो कंप्लीट होता है, और स्टुअर्ट जो मोनार्क है उनका भी ड्यूरेशन ख़त्म होता है, और एक नई डायनेस्टी फिर से इंग्लैंड के थ्रोन पे आती है. A period which saw a flourishing court culture but also much upheaval or an instability of plague, fire and war. At the end of the Jacobean era हम देखेंगे कि जो बिबॉनिक प्लेग जब हम एज ऑफ चॉसर को पढ़ रहे थे बच्चे, तब उस समय हमने देखा था कि बिबॉनिक प्लेग केम इन द इंग्लैंड
तो वही बिबॉनिक प्ले फिर से आता है जैकोबियन एरा जब एंड होता है उस टाइम पे। तो ये क्या होते हैं, एक प्ले का भी सिचुएशन हमें देखने को मिलता है जैकोबियन एरा में। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, it was the age of intense religious debate and the radical politics. Both contribute to a bloody civil war in the mid-17th century between the crown and the parliament. अब और बच्चे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट एंड एक और कंफ्यूजन है कि ये व्हाट इज़ द सिविल वॉर, व्हाट इज़ द ग्लोरियस रिवोल्यूशन, द ट्रू मेजर इवेंट हुए थे जो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में दो सबसे मेजर इवेंट हैं बच्चे, फर्स्ट वन इज इंग्लिश सिविल वॉर एंड द सेकेंड वन इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी स्टुअर्ट डायनेस्टी से। when the James VI of Scotland got the throne and the son of the King James is Charles I. Charles I got the throne and King James and Charles I जो थे वो ये बिलीव करते थे कि जो किंग है वो क्या है, गॉड है। ठीक है, एक किंग को गॉड की तरह ट्रीट करना चाहिए और जो किंग है वो जो भी रूल बना रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। ये वो जो किंग है वो पूरे एरिया का, वो पूरे कंट्री का क्या है, गॉड है। बट जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था कि राजा है और राजा में क्या होते थे, दरबार लगते थे। ओके, और जो दरबारी है वो भी डिसीजन लिया करते थे। तो इंग्लैंड में क्या था बच्चे, पार्लियामेंट था। ओके, कोई भी डिसीजन किंग खुद से नहीं ले सकता और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसे क्या होगा, उसे पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करना होगा। पार्लियामेंट का भी परमिशन उसमें नेसेसरी है। Okay, but James VI of Scotland and James I of England और उनके जो सन Charles I, when the Charles I got the throne, जब 1625 में James I of England की डेथ हो जाती है and the Charles I got the throne, तो Charles I का भी यही कहना होता है और उन्हें पार्लियामेंट के जो बनाए गए रूल हैं उन्हें पसंद नहीं आता था। ओके, ये थी एक प्रॉब्लम, क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। दूसरा क्या हुआ बच्चे कि ये लोग क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। तो जो कैथोलिक बिलीव वाले लोग थे उन पे ये लोग बहुत जाति कर रहे थे, दैट मीन्स कि बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे जो कैथोलिक्स पीपल थे उनके साथ, किंग जेम्स के टाइम पे भी एंड द चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे भी। और क्या कर रहे थे, जो किंग जेम्स के टाइम पे हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ से इनको क्या हो रहा था, क्वीन एलिजाबेथ एंड अदर ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे। क्या हो रहा था, चार किंगडम को संभालना था इनको, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, क्या कर रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे और इनको प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको हो रही थी। फॉर एग्जांपल ये लोन में डूबते जा रहे थे। क्या किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये टैक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिया। चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है कि टैक्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो हमारे वर्किंग क्लास पीपल है उन पे क्या हो रहा है, बोझ पड़ रहा है। ओके, अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई बच्ची कि इंग्लिश सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर में क्या हुआ कि जो चार्ल्स फर्स्ट को थ्रोन से हटा दिया जाए ये मांग की गई। आपको मैं हिंदी में समझा रही, बहुत बेसिक सी, बस स्टोरी समझो, सुनो, आपको पूरा जैकोबियन पीरियड समझ में आ जाएगा। चार्ल्स फर्स्ट को थ्रोन से हटाने की डिमांड को लेकर इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट को द प्रिजन, ओके, उसको प्रिजन मिला एंड क्या हुआ कि चार्ल्स फर्स्ट को बाद में पनिशमेंट मिला। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम रिपब्लिक आ गई। याद रखना बच्चे, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी इज द टू डिफरेंट थिंग। ओके, व्हाट इज रिपब्लिक एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चे कि कुछ लिमिटेड रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हमारी कंट्री चलती है। ओके, बट व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कुछ ज़्यादा रूल एज कंपेयर टू रिपब्लिक होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री फॉलो करती है उस रूल्स को और हमारी कंट्री सर्वाइव या चलती है। ओके, तो अभी क्या आया था, अभी रिपब्लिक आया था, कुछ ही लिमिटेड रूल बनाए गए थे। और जब हम बाद में आफ्टर द मैरी टू एंड द विलियम ऑफ ऑरेंज के बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आई। अब क्या हुआ बच्ची कि चार्ल्स फर्स्ट को हटा दिया गया क्योंकि क्या हो रहा था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ओके, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म के बीच में। ओके,
देन अब क्या हुआ, इंग्लिश सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर में एक ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचर्ड क्रॉमवेल ने इस पूरे वॉर को हेल्ड किया और उसे पार्लियामेंट का हेड बना दिया गया ओलिवर क्रॉमवेल को, और उनके एक भाई रिचर्ड क्रॉमवेल थे, उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब क्या हुआ कि ओलिवर क्रॉमवेल ऑल्सो अ प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक पे उनका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। एक इंसिडेंट मैंने पढ़ा था किसी बुक में कि जो ओलिवर क्रॉमवेल थे ना बच्चे, वो क्या कर रहे थे, अपने ही रूल लगाए जा रहे थे क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थे। और फॉर एग्जांपल क्रिसमस के टाइम जो कैथोलिक थे वो वाइन पीते थे एंड पार्टी मनाते थे, तो ओलिवर क्रॉमवेल ने इसको बैन करवा दिया कि क्रिसमस के टाइम ये सब अलाउ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सिर्फ क्राइस्ट को याद करना चाहिए और क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी नहीं चलेगी। ओके, and one more incident is संडे हॉलीडे। संडे हॉलीडे को भी ओलिवर क्रॉमवेल ने बैन करवा दिया कि ये जो हॉलीडे की छुट्टियां हैं ये खेलने के लिए नहीं है। जो बॉयज़ बाहर जाके प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल एंड कोई भी जो खेल रहे हैं या जो बॉय खेल रहे हैं उन पर बैन लगा दिया गया कि जो संडे का हॉलीडे है वो सिर्फ चर्च जाने के लिए होना चाहिए। क्या हुआ, फिर से कॉन्फ्लिक्ट, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। पहले भी था, पहले क्या था, जब चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट था। इंग्लैंड के लोगों ने डिसाइड किया कि क्या हुआ, रिपब्लिक आ जाएगा और हमें अब कोई भी मोनार्क नहीं चाहिए। ठीक है, अब कोई मोनार्क नहीं है, इंग्लैंड में क्या है, रिपब्लिक है। ओलिवर क्रॉमवेल सिर्फ पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट है फिर भी किसी को चैन नहीं है। क्या है, कैथोलिक बिलीव के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। अब क्या होता है बच्चे कि फिर से मोनार्क रिस्टोर होता है एंड द दैट पीरियड इज नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा गया बच्चे, क्योंकि मोनार्की फिर से रिस्टोर हुई और कौन, चार्ल्स सेकंड गॉट द थ्रोन। समझ में आया, इंग्लिश सिविल वॉर एंड रिस्टोरेशन पीरियड। जो हमारी जो थ्रोन है, मोनार्क है, वो फिर से रिस्टोर। तब तक स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद कंटिन्यू मैं आपको समझाती हूँ। सो अब आपको समझ में आया, रिजल्टिंग इन द पार्लियामेंट्री विक्ट्री फॉर ओलिवर क्रॉमवेल एंड द ड्रामेटिक एक्सिक्यूशन ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, देयर वाज अ शॉर्ट लिव्ड रिपब्लिक। इंग्लैंड में क्या आया बच्चे, रिपब्लिक आया फर्स्ट टाइम, and the only time that the country had experienced such as an event. Then restoration of the crown was soon followed by the another glorious revolution. And after the restoration period, जब when the James II, जब चार्ल्स सेकंड के सन जेम्स सेकंड गॉट द थ्रोन, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ओके, व्हाट इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बच्चे, मैंने आपको बताया प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म में क्या हो रहा था, पहले ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। When the Charles II got the throne, when the James II got the throne, क्या हुआ, जेम्स सेकंड कैथोलिक थे, जो हमारे जेम्स फर्स्ट थे वो क्या है, प्रोटेस्टेंटिज्म बिलीव करने वाले हैं। उनके जो सन है चार्ल्स सेकंड वो भी प्रोटेस्टेंट हैं, जो ओलिवर क्रॉमवेल है वो भी प्रोटेस्टेंट हैं। देन चार्ल्स सेकंड व्हेन द मोनार्की वेर रिस्टोर्ड, वो भी जो चार्ल्स सेकंड है वो भी प्रोटेस्टेंटिज्म है। बट द सन ऑफ द चार्ल्स सेकंड, जो हमारे जेम्स सेकंड हैं, वो क्या है बच्चे, कैथोलिक है। धीरे धीरे चीजें और चेंज होती चली गई। अभी मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। सो मैरी एंड द क्वीन Mary and the William the Orange ascended the throne as joint monarch and defender of the Protestantism, followed by the Queen Anne as second of James' daughter. The prospect and the end of the storyline with the death of the Queen Anne, only surviving child, in 1700 led to the drawing up of the Act of Settlement in 1701. What is the Act of Settlement? हम बात करेंगे इसी वीडियो में।
which provided that only the Protestant could hold the throne. So, here is the list of the Stuart monarchs. When the James VI got the throne of England, the time period क्या था बच्चे? 1603 to 1625. समझना बच्ची, क्योंकि जब भी आप ये बेसिक नहीं समझ पाओगे आपको होल जैकोबियन एरा समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज, ये भी समझ में नहीं आएगा कि सिविल वॉर क्या हुआ था, क्या हुआ सिविल वॉर में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टुअर्ट मोनार्क कैसे आगे बढ़ा, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर विद द ट्यूडर डायनेस्टी. ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में हम सब जानते हैं बिकॉज ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ, बट जो हमारे स्टुअर्ट मोनार्क हैं उनको भी समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. So अब देखना, James II or James VI of Scotland become the king of James I of England, and after the James I, Charles I got the throne, and the time period of Charles I is 1625 to 1649. Okay, then Charles II got the throne, and the period was the Restoration period because जो हमारा monarchy हुआ वो क्या हुआ, restore हुआ. But the time period of restoration period is 1660 to 1685. What about the 1649 to 1660? ये बीच का पीरियड क्या हुआ? ये पीरियड हुआ बच्चे इंग्लिश सिविल वॉर. और इसको पीरियड ऑफ इंटररेग्नम भी बोला जाता है. ओके बच्चे, पीरियड ऑफ इंटररेग्नम में क्या होता है बच्चे कि कोई भी किंग नहीं होता है एंड उस पे क्या होता है, पार्लियामेंट रूल करती है हमारे इंग्लैंड पे. द पीरियड ऑफ इंटररेग्नम समझ में आ रहा है. कैरोलाइन पीरियड, चार्ल्स फर्स्ट के पीरियड को क्या बोलते हैं बच्चे, कैरोलाइन पीरियड. एंड आफ्टर द कैरोलाइन पीरियड हमें क्या देखने को मिलता है, इंग्लिश सिविल वॉर एंड ओलिवर क्रॉमवेल 1649 टू 1660. अब क्या है, चार्ल्स सेकंड रेस्टोरेशन पीरियड एंड 1660 टू 1685. देन द सन ऑफ Charles II is James II 1685 to 1688. That उसको क्या बोलते हैं, एंड जेम्स II क्या थे बच्चे, कैथोलिक थे. ये याद रखना. बाकी सारे जो रूरल थे वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है, लेकिन जो हमारे जेम्स II है वो क्या है, कैथोलिक है. अब क्या हुई बच्चे, प्रोटेस्टेंट जो बिलीव वाले थे वो तो कैथोलिक को सता रहे थे. जब प्रोटेस्टेंट जब किंग में थे, जब पावर में थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो कैथोलिक है उनको सता रहे थे. तो अब क्या हुए, व्हेन द जेम्स II गॉट द थ्रोन, वो क्या करे, प्रोटेस्टेंट पे जो भी लोग प्रोटेस्टेंट थे उनके अगेंस्ट हो गए, या ऐसे ऐसे रूल बनाने लगे जो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट में था. अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो भी प्रोटेस्टेंट लोग थे वो ये सोच रहे थे कि ये जेम्स II को कैसे हटाया जाए. फिर भी वो क्या कर रहे थे, इस बात का उनको तसल्ली था कि जब जेम्स II की डेथ होगी तो जो डॉटर ऑफ द जेम्स II जो मैरी है वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है. तो जब मैरी को थ्रोन मिलेगा तो मैरी क्वीन एलिजाबेथ के टाइप ही क्या करेगी, वो थ्रोन को होल्ड करेगी और अच्छे से रूल करेगी. बट सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि सेकंड वाइफ के सन, सेकंड वाइफ से जेम्स II को एक सन हो गया. ओके, चीजें बदल गई, एक सन हो गया. अंडर जेम्स II अनाउंस कर दिया उन्होंने, जेम्स II अनाउंस्ड दैट दिस सन विल बिकम द किंग, एंड ये जो सन होगा वो क्या होगा, कैथोलिक होगा. समझ में आई कहानी. अब क्या हुआ कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट फिर से क्रिएट हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के पीपल को एक प्रोटेस्टेंट रूलर चाहिए था इंग्लैंड में. ओके, अब क्या हुआ, मैरी जो थी जेम्स II की जो डॉटर थी, मैरी द सेकंड जिसको बोला गया है, उसकी शादी हुई डच किंग विलियम द ऑरेंज से. ओके, विलियम द ऑरेंज को एक प्रपोजल मिला. द प्रपोजल ये था कि आप आओ अपने मिलिट्री पावर के साथ एंड द जेम्स II को आप हरा दो, एंड आप
मैरी सेकंड एंड विलियम द ऑरेंज, आपको ये इंग्लैंड का थ्रोन मिल जाएगा। जो विलियम द ऑरेंज जो मैरी सेकंड के हस्बैंड हैं, जो डच के किंग हैं, ओके, डच किंग हैं, उन्हें ये प्रपोजल अच्छा लगा बिकॉज he was not interested in England but he was much interested in the France। तो उन्होंने सोचा कि जब इंग्लैंड को हम जीत लेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रांस को जीत लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और अपने मिलिट्री पावर के साथ पहुंच गए जेम्स सेकंड के पास। दैट टाइम जेम्स सेकंड बिकम द ओल्ड, ओके, एंड ऑल्सो ही हैड अ वीक मिलिट्री पावर। अब क्या हुआ, जेम्स सेकंड ने पहले ही हार मान गए, इसीलिए जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कोई भी ब्लड सीन क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी ब्लड सीन क्रिएट नहीं हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन में। उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उसी को क्या बोला जाता है बच्चे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ओके। क्या हुआ, जेम्स सेकंड का जो रूल था वो एंड हुआ और मैरी सेकंड एंड द विलियम द ऑरेंज हु इज किंग ऑफ डच become the king or queen of England। वो जो हमारा इवेंट हुआ बच्चे, जो मोस्ट फेमस इवेंट है, वो क्या बोला जाता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली हमारे हिस्ट्री के पॉइंट में जाना जाता है। बस हम एक ओवरव्यू, मेरा एक काम है आपको एक ओवरव्यू देना कि स्टुअर्ट मोनार्क कैसे कैसे चल रहा है या काम कर रहा है। When the Mary II and William the Orange got the throne, कुछ रूल्स आई, यही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब मैंने पहले बात की थी, वही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया मैरी सेकंड एंड विलियम द ऑरेंज के टाइम पे। मैरी सेकंड एंड द विलियम द ऑरेंज के टाइम ये एक्ट आया और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चे कि कुछ रूल्स, उस समय इंग्लैंड में क्या आया, डेमोक्रेसी आ गई। पार्लियामेंट, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो भी डिसीजन पार्लियामेंट लेगा ये उसके अगेंस्ट नहीं आएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब जो भी किंग होगा इंग्लैंड का वो प्रोटेस्टेंट ही होगा। समझ में आई? एंड मैरी सेकंड एंड विलियम द ऑरेंज के बाद हम देखते हैं कि एन गोट द थ्रोन, ओके। एन बेसिकली अ कजिन of Mary the Second got the throne और यही एंड तक ही हमारा क्या होता है, स्टुअर्ट मोनार्क एंड हो जाता है। समझ में आया बच्चे? पूरी स्टुअर्ट डायनेस्टी आपको समझ में आई? आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ इंटररेग्नम, ओके। कुछ इंटररेग्नम पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, थिएटर बैन कर दिए गए थे, थिएटर को बंद कर दिया गया था, ड्रामास क्रिएट नहीं हो रहे थे। दैट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया था जॉन बनियन का, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, ओके। उस टाइम मिल्टन, जॉन मिल्टन भी आए थे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। एंड नाउ द फेमस इवेंट ऑफ द जैकोबियन एरा, द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ द क्राउन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ क्राउन का। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड के जो किंग हैं वो सेम है। द सेकेंड वन इज गन पाउडर प्लॉट, it's also called a bonfire tradition, okay। what is gunpowder plot? so अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, द गनपाउडर प्लॉट की स्टोरी है 5 नवंबर 1605 एक इवेंट हुआ था इंग्लैंड में, एंड दैट इवेंट इज नोन एज गनपाउडर प्लॉट और द बोनफायर ट्रेडिशन, ओके। क्या हुआ था, अब इसकी स्टोरी सुनना। 5 नवंबर 1605 गन पाउडर प्लॉट, लाइक जेम्स सिख जो थे उस टाइम पे क्या हो रहा था, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो जो पार्लियामेंट के कुछ लोग थे वो जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट जाकर क्या किया, उन्होंने उनके मर्डर करने की सोची या प्लान बनाया कि किंग को मार दिया जाए और इंग्लैंड में क्या होगा, फिर से कैथोलिज्म आएगा। क्योंकि इंग्लैंड के लोग बिल्कुल ही अगेंस्ट थे कि किसी और, कुछ लोग सपोर्टर थे जेम्स फर्स्ट के, एंड कुछ लोग इनके अगेंस्ट में थे कि स्कॉटलैंड का किंग इंग्लैंड का किंग कैसे बन सकता है, ओके। क्या हुआ बच्चे, एक प्लानिंग क्रिएट की गई जेम्स फर्स्ट को मारने की, ओके।
अब प्लानिंग ये था बच्चे, वेस्ट मिनिस्टर अभी की ओपनिंग डे थी, व्हाट इज वेस्ट मिनिस्टर की ओपनिंग डे थी, विच इज द पार्लियामेंट की ओपनिंग डे 5 नवंबर 1605 को ये प्लान किया गया कि जब ओपनिंग डे होगा, किंग आएंगे हमारे पार्लियामेंट वेस्ट मिनिस्टर में, उसी समय क्या होगा किंग को मार दिया जाएगा गन पाउडर प्लॉट से। व्हाट इज द गन पाउडर? गन पाउडर इज ऑल अबाउट द बारूद। ओके, बारूद के बड़े बड़े क्या रखे गए, पॉट रखे गए, और उसके क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट को मारने की पूरी प्लानिंग की गई। बट लकीली कुछ जो सपोर्टर थे जेम्स फर्स्ट को, उन्होंने उन्हें पहले ही अवेयर कर दिया कि आप जो ओपनिंग डे है पार्लियामेंट का, उस दिन आप नहीं आएंगे। जब बात की छानबीन हुई तो क्या मिला, बड़े बड़े पॉट मिले, किसके, गन पाउडर के। ओके, अब क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा दशहरा मनाते हैं बच्चे, उसी समय इंग्लैंड में 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बोन फायर के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है 5 नवंबर को इंग्लैंड में। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस समय हम लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, घर में क्या करेंगे, हम लोग खाना बनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, तो और हम लोग क्या करते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं। उसी तरह इंग्लैंड में क्या होता है बच्चे, पेपर लैंप बनाया जाता है, हमारी तरफ फुलझड़ियाँ पटाखे छोड़े जाते हैं, और उस समय क्या होता है कि एक बंदा, जैसे हम लोग रावण के पुतले को जलाते हैं, इन लोग भी, वन गाय दैट इज गाय फॉक्स। ये गाय फॉक्स जो पर्सन है बच्चे, यही सबसे मेन फिगर है हमारे गन पाउडर प्लॉट का, जो किंग जेम्स फर्स्ट के अगेंस्ट में था। तो क्या होता है, गाय फॉक्स के पुतले को बनाया जाता है, उसको हो सकता है पेपर लैंप या गाय फॉक्स के पुतले को बना के जलाया जाता है इंग्लैंड में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सच्चाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई, उसी तरह इंग्लैंड में क्या होता है, गन पाउडर प्लॉट के डे को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्सेस 5 नवंबर। समझ में आया बच्चों, गन पाउडर प्लॉट। Then the Jacobean era ended with the severe economic depression in 1620 to 1626, complicated by outbreak of the bubonic plague। मैंने बताया कि चौसर के टाइम में जो बिबॉनिक प्लेग देखने को मिला था, वही बिबॉनिक प्लेग हमें जैकोबियन एरा के टाइम देखने को मिलता है। One most important, which is very important for examination, the term Rex Pacificus। Rex Pacificus का मतलब क्या है बच्चे, किंग ऑफ पीस। जो जेम्स फर्स्ट है, उस टाइम पे क्या हुआ बच्चे, कोई भी वॉर क्रिएट नहीं की गई। उस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, उस ड्यूरेशन को सबसे पीसफुल ड्यूरेशन बोला जाता है। किंग फर्स्ट के रेन को, किंग जेम्स फर्स्ट के रेन को, उनके लिए एक टर्म यूज होता है, रेक्स पेसिफियस। देन किंग जेम्स बाइबल। किंग जेम्स ने एक बाइबल लिखी, एक ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल क्रिएट की, विच इज वेरी फेमस। ये हमारे फेमस इवेंट ऑफ जैकोबियन एरा में आता है। The most notable literary achievement of the Jacobean era, King James commissioned a new translation of the Bible, which known as the King James Version। दो चीजें, two terms important है बच्चे, एक KJV and the other one is KJB। When the question will ask KJB, that means King James Version, और KJB, that is King James Bible। Okay, confuse मत हो ना, KJB and the KJB के around। Then colonization of America। इस टाइम पे क्या हुआ बच्चे, अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ। याद है आपको, जब क्वीन एलिजाबेथ का रेन चल रहा था, तो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। बट जैकोबियन पीरियड के टाइम हमें कम ही एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, मैंने क्या बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल रही थी जैकोबियन किंग जेम्स के साथ। ओके,
तो उस टाइम बस एक मेजर इवेंट हमें देखने को मिलता है, कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड इंग्लैंड मेक द सिग्निफिकेंस स्टार्ट इन द एस्टेब्लिशिंग कॉलोनी इन द नॉर्थ अमेरिका सच एज फाउंडिंग एंड जेम्सटाउन which become the first permanent English settlement in America. Okay, and now come to the rise of Jacobean drama कि Jacobean period में क्या हुआ, ड्रामा राइज हुआ। अभी तक एलिजाबेथन पीरियड में जो मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट कौन थे, प्री शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स को जो हमने क्लास में डिस्कस किया था बच्चे। देन अब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी विट्स के बाद विलियम शेक्सपियर को हमने डिस्कस किया था, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को हमने डिस्कस किया था, ओवरव्यू लिया था। ओके, उसके बाद राइज ऑफ द जैकोबियन एरा, जैकोबियन ड्रामा के टाइम पे हम देखते हैं कि थीम चेंज हो जाती है। थीम बिकम द रिवेंज ट्रेजेडी, सिटी कॉमेडी, मार्क्स एंड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। जैकोबियन पीरियड में जो जैकोबियन ड्रामा है बच्चे, वही सबसे ज्यादा राइज किया जैकोबियन ड्रामा। इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देखते हैं कि पोएट्री का सिग्निफिकेंस एंड प्रोज का सिग्निफिकेंस। प्रोज में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, फ्रांसिस बेकन, याद है आपको, लॉर्ड वेरुलम जिनको बोला जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ द इंग्लिश एशिया, फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। क्या है जैकोबियन पीरियड में प्रोज राइटर में मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है फ्रांसिस बेकन। देन व्हेन वी कम टू द पोएट्री में भी काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। उसमें जब मेटाफिजिकल पोएट्स जब कंसीट का यूज करते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो जो हमारा ड्रामा है उसके धीरे धीरे थीम चेंज होते गए और ड्रामा बिकम वेरी पॉपुलर इन द जैकोबियन पीरियड। नाउ 30 ईयर वॉर में हम देखते हैं कि इंग्लैंड का जो सिग्निफिकेंस है वो कमी है, फिर भी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। सो 30 ईयर वॉर का भी इन्फ्लुएंस हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैकोबियन पीरियड में। थ्रू the European conflict, the 30-year war held a significant impact on the international relation of the England. It began in the later part of the Jacobean era and influenced James II and James I's foreign policy. Then witch hunt. What is witch hunt? जो हमारे जेम्स फर्स्ट हैं बच्चे, जो जेम्स सिक्स्थ ऑफ द स्कॉटलैंड एंड जेम्स फर्स्ट हैं बच्चे, he is interested in witch hunt, he is also interested in black magic। इन्होंने जो ड्रामा परफॉर्म किए, बेसिकली जो हमारा रिवेंज ट्रेजेडी है वो कैसे फेमस हुआ कि हमारी किंग को क्या पसंद है, ऐसे ड्रामा पसंद है जिसमें रिवेंज हो रहा है, जिसमें मर्डर का सीन क्रिएट हो रहा है, जिसमें ब्लैक मैजिक हो रहा है। ओके, जो विच का सीन है, विच हंटिंग है, उसमें जो हमारे किंग है वो इंटरेस्टेड है। ब्लैक मैजिक का सीन है वो, उसमें जो हमारी किंग है वो इंटरेस्टेड है। ओके, किंग जेम्स के टाइम हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। Witch hunt, James I had a strong belief in witchcraft and even authored a book titled Demonology. Demonology जो है, which is very important, UGC नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। Demonology जो वर्क है वो किसका, जेम्स फर्स्ट के टाइम का है। ओके, एंड द विच हंट से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर वर्क। CUET PG में भी इसके आने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसे डिपिक्ट किया है। Which led to an increase in witch hunt and trials in England and Scotland. ये थी कुछ major famous event of Jacobean era. The Jacobean era set the stage for political and religious conflict that would later explode into the English Civil War. The combination of cultural achievement and underlying tension make it a fascinating period in English history. Okay, another important event is Bishop ban. What is Bishop ban? उस टाइम क्या हुआ कि जो रिसर्च स्कॉलर या जो स्कॉलर थे उनके लिटरेरी वर्क को बैन कर दिया गया था बच्चे। ओके, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हम बाइशप बैन कहते हैं। On 1 June 1599, John Whitgift and Richard Bancroft, the Bishop of London, signed their name on the order to ban the selection of literary work. Okay,
बाई द बैन के टाइम पे क्या हुआ बच्चे कि स्टेज को बैन कर दिया गया। उसी के बाद में हमें एक वॉर ऑफ थिएटर देखने को मिलता है। क्या जॉन मार्टन, थॉमस टिकर जो एक साइड होते हैं, अदर साइड बेन जॉनसन होते हैं। द वॉर ऑफ थिएटर देखने को मिलता है। बाइसेप बैन भी उसका एक रीजन है। बाइसेप बैन की क्या हुआ टाइम, क्या हुआ लिटरेरी वर्क को बैन कर दिया गया। ओके इसका रीजन क्या है कि एक लिटरेरी वॉर क्रिएट हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक टेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मैक्स। थॉमस टिकर एंड जॉन मार्टन ने एक वर्क लिखा हिस्ट्री ऑफ मैक्स, और उसी के रिप्लाई में बेन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को लिखा। ओके फिर थॉमस टिकर और जॉन मार्टन दूसरे वर्क को लिखेंगे, फिर उसके रिप्लाई में बेन जॉनसन लिखेंगे। तो इस तरह का क्या हो रहा है, एक वॉर क्रिएट हो रहा है। वॉर ऑफ थिएटर इसको बोला गया बच्चे। ओके बाइसेप बैन वॉर ऑफ थिएटर का एक रीजन था। जैकोबियन पीरियड में हम देखते हैं पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं, एसेइस्ट में फ्रांसिस बेकन एंड ड्रामेटिस्ट दैट इज बेन जॉनसन। रिवेंज ट्रेजेडी का थीम देखने को मिलता है, सिटी कॉमेडी का थीम देखने को मिलता है, एंड द मार्क्स का थीम हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी हमने शेक्सपियर के टाइम पे भी पढ़ा था, यूनिवर्सिटी विट्स में भी पढ़ा था, जब स्पेनिश ट्रेजेडी द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीट जब हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे बच्चे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था थॉमस कीट की द स्पेनिश ट्रेजेडी विच इज द रिवेंज ट्रेजेडी। एंड इन सब का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया, सेनेका से। सेनेका वाज द रोमन राइटर और रोमन फिलोसोफर, जिसका सेनेका का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चे, सेनेकन थेस्टिस। ओके THYYESTES। ओके सेनेकन थेस्टिस जो है वो एक सोर्स बना किसके लिए, स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए, और वही मेजर सोर्स है बच्चे रिवेंज ट्रेजेडी के लिए। इवन जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है, हैमलेट को भी रिवेंज ट्रेजेडी कंसीडर किया जाता है। ओके T.S. एलियट का एक एसे भी है हैमलेट के ऊपर। ओके which is also important for our examination, CUT/PC examination. Revenge tragedy sometimes referred to a revenge drama and revenge play or the tragedy of blood. बेसिकली जो रिवेंज ट्रेजेडी है बच्चे, उसमें हमें ब्लड सेड का थीम देखने को मिलता है, मर्डर का थीम देखने को मिलता है, घोस्ट का थीम देखने को मिलता है, हॉरर थीम देखने को मिलता है। क्या है एक सीन क्रिएट हो रहा है, रिवेंज का सीन क्रिएट हो रहा है। बेसिकली जो थीम क्या है, रिवेंज लेने का थीम है, और क्या है, मर्डर का थीम। इसमें ब्लड सेड जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, रिवेंज ट्रेजेडी का। Theatrical genre in which the principal theme is revenge and revenge fatal consequence, firmly established by the American executor Ashley H. Thorndike. Okay. In 1602, the article "The Relation of Hamlet to Contemporary Revenge Play." A revenge tragedy document the progress of the protagonist's revenge plot and often lead to the demise of both murderers and the revenger himself. The genres first appear in early modern Britain, the publication of Thomas Keat, The Spanish Tragedy. Okay, and the later half of the 16th century, earlier works such as Jasper Heward translation of Seneca and the Thomas Norton and Thomas Shakespeare Gorboduc, which is considered the first tragedy in English literature, which is Gorboduc. It's also and Gorboduc का दूसरा नाम क्या है बच्चे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि द सेकंड नेम ऑफ Gorboduc। कभी कभी क्या होता है कि Gorboduc के सेकंड नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं, Gorboduc का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। ओके कमेंट करेंगे कि Gorboduc का जो सेकंड जो नेम है वो किस नेम से Gorboduc को जाना जाता है। और ऑल्सो कंसिडर रिवेंज ट्रेजेडी। Well-known revenge tragedies included the William Shakespeare Hamlet, Tithonus Andronicus, and the Revenger tragedy. Now ascribed the Thomas Middleton, where the family believed to be a criminal tournament. Then
city comedy. What is the city comedy? City comedy, another the famous drama type of Jacobean period. City comedy is basically a satirizing on the city life. City life को satire, city life पे satire किया जा रहा है, city life पे comedy लिखी जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? City comedy. Okay? The first decade of Jacobean era witnesses the sudden profusion of comedies satirizing the city life. Among these were the comedies by the Ben Jonson, John Marston and the Thomas Middleton were the prominent figure of the city comedy. The playwright self-consciously forgot a new genres which attracted the London audience. With his image of folly and the voice in the court and the city, and hack-writing dramatists were profound to class in one and the new theatrical fashion. Okay, bachcho. Emerging from the Ben Jonson late Elizabethan comedy of humor, the convention of city comedy developed rapidly in the first decade of the Jacobean era. As the one playwright innovation were soon adopted by the other. इसमें क्या हुआ बच्चे कि एक राइटर ने सिटी कॉमेडी लिखा और adopted by the other. Such that by about 1605 the new genres were fully established. Its principal playwright were Ben Jonson himself. Even जो Ben Jonson की city comedies है वो बहुत famous है. Jonson himself, Thomas Middleton and John Marston. Though many others also contributed its development, including the Thomas Heywood, Thomas Dekker, John Dee and the John Webster. John Webster का The Duchess of Malfi आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से Duchess of Malfi बहुत फेमस है. अगर आपको जब भी आप फ्री टाइम हो तो आप Duchess of Malfi की स्टोरी जरूर देखिए. Duchess of Malfi बार Duchess of Malfi एंड White Devil जो है ये बार क्वेश्चन आपकी CUET PG में रिपीट होता है. ओके जो किसका लिखा है बच्चे? जॉन वेबस्टर का लिखा हुआ वर्क है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फेमस एग्जाम्पल ऑफ जी कॉमेडी. फर्स्ट वन इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय द बेन जॉनसन. सेकंड द फैमिली ऑफ लव बाय द थॉमस मिडल्टन व्हिच इज द जैकोबियन. ये जितने भी हैं बच्चे वो क्या है? जैकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं. ओके मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में क्या होगा अभी हम अवेयर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के टाइम BHU में हमारे में जैकोबियन ड्रामेटिस्ट नहीं थे. ओके तो कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे. हो सकता है ये आपके लिए अननोन हो बट आपको याद करना होगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. ओके बच्चे. दैन द वॉइस Women of Auction by Thomas Heywood, A Trick to Catch the Old One by Thomas Middleton, The Dutch Content by the John Marston. ईस्टर्ड हो, वेस्टर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो. बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितने भी कोलैब वाले वर्क है बच्चे उसको आप अलग नोट डाउन कर लो कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्ड हो, वेस्टर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो, ये जितने भी कोलैब वाले वर्क हैं जिन्होंने मिल के लिखा है जिनको फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्ड हो ने लिखा है थॉमस टेकर एंड जॉन वेबस्टर. ईस्टर्ड हो बाय द जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन मार्टन. ईस्टर्ड हो मल्टीपल टाइम CUET PG में क्वेश्चन आ चुका है. वेस्टर्ड हो मल्टीपल टाइम CUET PG में क्वेश्चन आ चुका है. कभी कभी क्या होते हैं राइटर्स मैच करने के लिए भी दे देते हैं. ओके मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है. स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किससे आते हैं बच्चे? बेसिकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारे एरा से आते हैं. इसीलिए मैंने जैकोबियन पीरियड स्टार्ट करने से पहले उसकी जो ओवरव्यू थी उसके जो बेसिक्स था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ओवरव्यू क्या है, उसको मैंने दे दिया. क्योंकि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो पीरियड के सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बनते हैं. Northward Ho by the Thomas Taker and the John Webster. A New Way to Pay All Debt by the Philip Messenger. Philip Messenger का एक वर्क है बच्चे The City Madam. मल्टीपल टाइम CUET PG में The City Madam आ चुका है कि The City Madam ये किसका वर्क है? The answer will be Philip Messenger. ओके बच्चे. Then मास्क. जैकोबियन पीरियड में मार्क्स का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो रहा था.
क्या मार्क्स क्या है? मार्क्स इज बेसिकली मार्क्स को पहन के प्ले को, ड्रामा को परफॉर्म करना मार्क्स का परिचय कहलाता है। मार्क्स का एक जो है प्रॉफिट क्या है बच्चे, कि मार्क्स लगा के स्टेज पे अगर ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो जो ड्रेस के ऊपर जो एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं या जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, जो उनके एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं, उन पे पैसे नहीं कम खर्च होंगे। तो ये क्या था, एक प्रॉफिट था मार्क्स परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे। ओके, मार्क्स के टाइम क्या होता था कि एट द एंड ऑफ मार्क्स जो परफॉर्म हुआ और एंड में क्या होता है कि ऑडियंस विल पार्टिसिपेटेड विद द एक्टर्स, ऑडियंस भी एक्टर के साथ डांस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। मार्क्स का ये था फीचर। द मार्क्स was the form of the festive courtly entertainment। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्ची, जो मार्क्स है वो कहाँ से डेवलप हुआ था, वो इटली से आया था। यूरोप that it was developed earlier in Italy. A marks involved the music and dancing, singing and acting, but within an elaborated stage design in which the architectural, farming and custom might be designed by the renovate architect to present a differential allegory flattering to the patron. Professional actor and musician were hired for the speaking and singing parts. In Scotland, marks were performed at court, particular at wedding celebration, and royal wardrobe provided customs. Custom provide किया जाता था बच्चे। After the union of the crown at the court of James I and Anne of Denmark, narrative element of the marks become more significant. Okay? प्लॉट क्या होते थे बच्चे, क्लासिकल होते थे एंड एलिगोरिकल होते थे। हम जब एंग्लो सेक्शन पीरियड को पढ़ रहे थे, जब हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को पढ़ रहे थे, जब हम चौसर को पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, एक एलिग्री है, एलिग्री का जो ट्रेंड चल रहा है वो बच्चे वो शुरू से ही देखने को मिल रहा है हमारे लिटरेचर में। एलिग्री लिखी जा रही है। व्हाट इज द एलिग्री? एलिग्री इज ऑल अबाउट द हिडन मीनिंग। क्या होता था, क्लासिकल एंड एलिगोरिकल थीम होते थे मार्क्स के। ग्लोरीफाइंग द रॉयल एंड द नोबल स्पॉन्सर, इनका क्या होता था, इनका फीचर क्या है, ग्लोरीफाई करना नोबल स्पेंसर को और रॉयल स्पेंसर को। एट द एंड ऑफ द मार्क्स द ऑडियंस विल ज्वाइन विद द एक्टर इन द फाइनल डांस। ओके, बेन जॉनसन रोट द नंबर ऑफ मार्क्स डिजाइन बाय द इग्निको जोन्स। इग्निको जोन्स जो है बच्चे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नेम है कि बेन जॉनसन के मार्क्स को किसने डिजाइन किया था, इग्निको जोन्स ने। Their work are usually thought as the most significant in the form. Samuel Daniel and also Sir Philip Messenger also wrote the mask. Okay. देन ये कुछ ड्रामेटिस्ट हैं बच्चे जो आपके जकोबियन पीरियड में इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज थॉमस हेउड। थॉमस हेउड के लिए बच्चे हमारे जो चार्ल्स लैम्ब, हु इज द चार्ल्स लैम्ब, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, जिसमें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे बोला जाता है, एंड द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो चार्ल्स लैम्ब ने थॉमस हेउड को द प्रोज शेक्सपियर कहा है बच्चे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ चुका है कि द प्रोज शेक्सपियर किसको बोला गया है और किसने बोला है। तो प्रोज शेक्सपियर किसने बोला है, किसको बोला गया बच्चे, थॉमस हेउड को बोला गया है, और किसने बोला है, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। थॉमस हेउड के कुछ प्रोमिनेंट वर्क है, द इंग्लिश ट्रैवलर। इंग्लिश ट्रैवलर आपके पास मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। इफ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी पार्ट 1 and 2, एडवर्ड फोर पार्ट 1 and 2, एंड अपॉलॉजी फॉर एक्टर। ओके, देन जॉन वेबस्टर का जो दो वर्क है, द डचेस ऑफ माल्फे एंड द वाइट डेविल, बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जब भी आपको टाइम मिले तो जॉन वेबस्टर की ये जो दोनों वर्क है, द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फे, कि आप एक बार ओवरव्यू एटलीस्ट जरूर देखो। ओके, देन जॉन मार्टिन के ये कुछ वर्क है, जैक ड्रम एंटरटेनमेंट, इंटेन्योर रिबन्स, वॉट यू विल, द मैन कॉनेंट, स्टड हो बाय द मार्टिन, जॉन चैपमैन एंड द बेन जॉन्सन। देन जॉन फोर्ड, द लवर, melancholy, the broken heart, this pity says the word, love sacrifice, spoken weeping, the Francis Chase and the noble and the lady trial। एक बहुत इंपॉर्टेंट गुलाब वर्क था बच्चे, द स्कॉलर, द स्पेनिश जिप्सी।
एक और वर्क है बच्चे द स्कॉलर जिप्सी बाय द मैथ्यू अर्नॉट। तो जब आप स्कॉलर जिप्सी एंड स्पेनिश जिप्सी में आप कंफ्यूज नहीं होगे, जब आपके स्कॉलर जिप्सी आपसे पूछा जाएगा तो ये मैथ्यू अर्नॉट का वर्क है। द स्पेनिश जिप्सी है वो किसका कोलैब वर्क है, थॉमस मिडल्टन, विलियम रॉले एंड थॉमस टेकर एंड द जॉन फोर्ज का। ये क्या है, एक कोलैब वर्क है बच्चे। ओके, स्पेनिश जिप्सी किसका वर्क है, मैथ्यू अर्नॉट का है। किस पे बेस्ड है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग एक बुक है बच्चे, उसी बुक से इस द स्कॉलर जिप्सी बाय द मैथ्यू अर्नॉट का सोर्स लिया गया है। एंड द स्पेनिश जिप्सी ये क्या है बच्चे, कोलैब वर्क है किसका, थॉमस मिडल्टन, विलियम रॉले एंड थॉमस टेकर। आप याद रखोगे स्कॉलर जिप्सी स्पेनिश जिप्सी में कंफ्यूज नहीं करोगे। ओके, दैन फिलिप मैसेंजर के लिए मैंने बताया द सीटी मैडम, बार बार आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। His finally plotted play including the new way to pay old debt, the city madam and the Roman actor are noted for their satire and realism and their political and social theme. Then Thomas Taker का Lust Dominion, the Spanish more tragedy written with they, John Day, Marston and William Hodge. The Witch of Edmonton, The Virgin Martyr and other work, The Shoemaker, Holiday or The Gentle Craft. ये क्या है, थॉमस टेकर के वर्क है। देन जॉर्ज चैपमैन वन, एक पॉइंट है जो आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि शेक्सपियर के साथ जो शेक्सपियर है हमारे, शेक्सपियर के साथ को उनका एक कोलैब वर्क जो जॉन फ्लेचर के साथ आया था, वो कौन सा वर्क था, जो आपका क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है। ओके, एंड जॉर्ज चैपमैन से एक क्वेश्चन है बच्चे कि क्रिस्टोफर मार्लो की एक प्ले थी द हीरो एंड द लेंजर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको फिनिश किसने किया था, जॉर्ज चैपमैन ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है। याद रखना जॉर्ज चैपमैन के रिगार्डिंग कि क्रिस्टोफर मार्लो की प्ले हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट किसने किया था, जॉर्ज चैपमैन। चैपमैन इज द बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द होमर, इलियाड एंड ओडिसी। ओके, होमर के इलियाड एंड ओडिसी को जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया था। ओके, इलियाड एंड ओडिसी क्या है बच्चे, बेसिकली इपिक है जो किसके, टोपोग्राफी के बेस पे लिखी गई है, क्या टोपोग्राफी की बेस पे लिखी गई है। एंड द ट्रोजन वॉर का इन्फ्लुएंस हमें क्या देखने को मिलता है, इलियाड एंड ओडिसी में देखने को मिलता है। Among his comedy are the Blind Beggar of Alexandria, the humorous Day Myth, All Full, Monsieur de Olive, The Gentle Usurp, एक डी एम्बोइश करके एक वर्क है बच्चे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख लोगे। एंड विडोज टियो, he also wrote the noteworthy play The Collaboration Easter Who। ये जो हो वाली जो वर्क है ना बच्चे, वो आपके एग्जाम की इवन जितने भी कोलैब वर्क है ना बच्चे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैब वर्क जितने भी होंगे उसको आप हमेशा याद रखोगे, क्योंकि ये बार बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, एक क्या करेगा, इससे दो राइटर दे देगा, एक राइटर गायब रहेगा और हम लोगों को बस दो राइटर पता होगा और हम गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। इसीलिए जो कोलैब वाले वर्क है, मैं बार बार कहती हूँ कि ईस्टर हो, नॉट वडो हो वाले वर्क, कोलैब वाले वर्क, जो लास्ट वर्क किसने किसी को कंप्लीट किया, जॉन फ्लेचर के साथ जो विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है, जो लास्ट प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का जो हीरो एंड लिएंडर है, कि कुछ कुछ जो वर्क है ना बच्चे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, Chapman wrote one of the most successful marks of the Jacobean era, the memorable marks of the Middle Temple and the Lincoln Inn performed on। ये आपके लिए बेसिकली परफॉर्मेंस डेट याद करना उतने जरूरी नहीं है, बट एट लीस्ट आप उनके वर्क जरूर याद रखोगे। Then Caesar and Pompey and Battle of Frog and Mice। Then John Fletcher, he collaborated on the writing play with Francis Beaumont and also with William Shakespeare on the two play। कोलैबोरेशन विद बेमोंट के साथ द वुमेन हिटर एक कॉमेडी है, क्यूपिड रिवेंज एक ट्रेजेडी है बच्चे, जो फ्रांसिस बेमोंट के साथ जॉन फ्लेचर का कोलैब वर्क है।
The Mad Tragedy, The King and No King Tragic Comedy, The Captain. विलियम शेक्सपियर के साथ The Two Noble Kingsmen जो जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का कोलैब वर्क है, ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ चुका है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट The Two Noble Kingsmen जो ट्रेजिक कॉमेडी है. ओके, Henry VIII, The Two Noble Kingsmen tragic comedy, and Cardenio tragic comedy. Then Francis Beaumont. It was once written to Beaumont and Fletcher in their joint play, and their talent are so completely merged into one that the hand and Beaumont cannot clearly be distinguished from that of Fletcher. ये वर्क है जो फ्रांसिस बेमॉन्ट के इम्पॉर्टेंट है. द नाइट ऑफ द बर्निंग पिस्टल क्या है? कॉमेडी है. द मार्क्स ऑफ द इनर टेम्पल एंड ग्रेन क्या है? मास्क है. ओके, बेगर बस. बेगर बस क्या है बच्चे? इट्स द जैकोबियन एरा स्टेज प्ले और कॉमेडी इन द कैनन ऑफ द जॉन फ्लेचर and his collaborator that is the focus of dispute among the scholar and critic. The authorship and the date of the play that have long been debated commenters. Okay. Critics generally agree that the hand of Fletcher and the Philip Messenger are the manifest in the text, but they dispute the presence of the Francis Beaumont. Okay, then comedy of humor. हमारे जैकोबियन एरा में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर राइज हुआ, बिगन हुआ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जैकोबियन पीरियड से, और बाद में हम यही देखेंगे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉमेडी ऑफ मैनर में, रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम. बट व्हाट इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? अब आप मुझे समझिए, मैं समझाती हूँ आपको. पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर समझते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको. ओके, ह्यूमर वर्ड से आप सब अवेयर होंगे. ओके, वी आर द ह्यूमरस, वी ऑल आर ह्यूमरस. ओके, ह्यूमर पे सटायर क्रिएट कर रहा है, उसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जल्दी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल देख रही हूँ. राखी सावंत. राखी सावंत अपने लाइफ के बारे में डिपिक्ट करती है. ठीक है, वो अपनी स्टोरी बताती है ना, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ फिर वैसा हुआ, उसके साथ फिर किसी एक इंसिडेंट के बारे में बताती है. तो राखी सावंत क्या है? अपनी सच्ची, उसके साथ जो भी हुआ उसी को डिपिक्ट कर रही है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, कॉमेडी बना दे रहे हैं, सटायर कर रहे हैं उसकी बातों पर. ओके, समझ रहे हो ना? ह्यूमर पे सटायर क्रिएट हो रहा है, दैट इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. बहुत इजी वे में समझाया बच्चों कि राखी सावंत एक एग्जांपल है. राखी सावंत के अलावा और भी है मार्केट में. अभी मुझे राखी सावंत याद आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने एग्जांपल दे दिया. So the word humor, the term humor come from the ancient Greeks physician and the later from the medieval system of medicine. ये जो ह्यूमर जो शब्द आया, वो जो वर्ड आया, वो फ्रॉम द medieval system of medicine. This system in which four major humorous. इसमें four major elements को दिखाया गया है बच्चे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में, that is fire, air, earth and water. Okay, and processing the quality and respectively the heat, cold, dryness and the moisture. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आपको समझ में आया कि बेसिकली ह्यूमर पे क्या हो रहा है? सटायर क्रिएट हो रहा है. अब क्या हो रहा है बच्चे? बेसिकली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ऑल अबाउट द टेम्परामेंट. हम हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या होती है कि हम अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, कभी हम गोल ओरिएंटेड भी हो जाते हैं, कभी हम गुस्से वाले भी हो जाते हैं, कभी हम काम भी हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं? हम ये टेम्परामेंट को क्या करते हैं? बैलेंस करके चलते हैं. बट जब यही टेम्परामेंट इम्बैलेंस हो जाता है, उसी टेम्परामेंट, उसी इम्बैलेंस टेम्परामेंट पे जो सटायर क्रिएट हो रहा है या जो कॉमेडी क्रिएट हो रही है, दैट इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. ओके, फिर से समझना बच्चे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जल्दी समझ नहीं आता है, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर समझो, क्योंकि बाद में आप यही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कॉमेडी ऑफ मैनर में चेंज हो जाएगा. Okay, the comedy of humorous is a genre of dramatic comedy that focus on a character or the range of the character. ये किस पे फोकस करता है बच्चे? कैरेक्टर पे फोकस करता है, कैरेक्टर के टेम्परामेंट पे फोकस करता है. Which whom exhibit two or more overriding traits or humorous that dominate their personality, desire and the conduct. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, समझ रही हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता है. ऐसे रीडिंग करने से कुछ समझ में थोड़ी आता है.
इतना समझ में आया बच्चों ना? मैंने बताया राखी सावंत क्या करती है, वो अपने लाइफ को ही डिपिक्ट कर रही है, वो अपने लाइफ के बारे में बता रही है, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर सटायर क्रिएट कर दे रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, कॉमेडी क्रिएट कर दे रहे हैं। क्या कर रही है, उसका एक टेम्परामेंट, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आई थिंक आई शुड रेट। ये 4 टेम्परामेंट है बच्चे जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज कोलिक, सैंग्विन, मेलनकोलिक एंड फ्लेगमेटिक। कोलिक में क्या होता है बच्चे कि इंसान क्या होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, डिसिसिव होगा एंड द गोल ओरिएंटेड होगा। होता है ना, हम सब बच्चे के, हम सारे इंसान का क्या होता है, एक टेम्परामेंट होता है कि हम क्या होते हैं, कोलिक नेचर के होते हैं, दैट मींस एक्सट्रोवर्ट होते हैं, डिसिसिव होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ओके, द सेकंड टेम्परामेंट इज सैंग्विन, दैट मींस टॉकेटिव, एंथुसियास्टिक, सोशल, एक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ओके, एंड द थर्ड वन इज मेलनकोलिक। मेलनकोली का मतलब क्या होता है बच्चे, सैड और डीपर मीनिंग कन्वे करता है। ओके, डीप ऑब्जर्वर, फीलर्स, anxious and introvert. Then phlegmatic, easygoing, calm, quick and composed. ये क्या है, ये 4 टेम्परामेंट है which is important for our daily life या डेली रूटीन। हम ये चारों टेम्परामेंट का यूज करते हैं या बैलेंस करके चलते हैं अपने डेली लाइफ में। क्या करते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, कभी कभी हम लोग गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं, सोशल, एक्टिव, ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल, डीप ऑब्जर्वर भी। कभी कभी क्या होता है, मेलनकोलिक का सीन, डीप ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, सैड रहने लगते हैं, इजी गोइंग, काम, क्वाइट एंड कंपोज्ड। ओके, ये क्या है, टेम्परामेंट है। एक नॉर्मल मैन हैज बैलेंस मिक्सचर ऑफ ऑल 4 ह्यूमर, लेकिन जो इम्बैलेंस्ड है, जिसका टेम्परामेंट ये चारों टेम्परामेंट को जो बैलेंस करके नहीं चल रहा है, उसी के लिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा गया है या उसी पे सटायर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या करते हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है और वो पढ़े जा रहा है, हम उसका मजाक उड़ा देते हैं, अरे वो तो बहुत पढ़ाकू है, दैट मींस वो पागल है। क्या कर दिया, एक टेम्परामेंट भारी पड़ गया ना। फर्स्ट वन क्या किया, फर्स्ट वन जो टेम्परामेंट है वो एक्सट्रोवर्ट है, गोल ओरिएंटेड है, और वो बच्चा सिर्फ गोल ओरिएंटेड है। दूसरे और कोई टेम्परामेंट पे इसका ध्यान नहीं है, फिर भी हम उसको मजाक उड़ा दे रहे हैं, उस पर सटायर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, हम अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये हम बैलेंस करके चल रहे हैं टेम्परामेंट को, बट जो इम्बैलेंस करके चल रहा है उसी पे सटायर क्रिएट हो जा रहा है, एंड दैट इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या कर रहा है, उसी टेम्परामेंट की बात की जा रही है। आई होप आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर समझ में आया होगा। The comic technique may be found in the Aristophanes. Aristophanes ने फाउंड किया था, but in English playwright Ben Jonson and the George Chapman popularized the genre in the closing year of 16th century and the later half of the 17th century. It was combined with the comedy of manner. मैंने बताया कि इसी यही comedy of humor क्या करेगा, comedy of manner में आगे जाके convert हो जाएगा। And the restoration comedy, in the comedy of humor, the characters and the type and the eccentric. ये है 4 temperament which is very important for the comedy of humor. कुछ फीचर है, क्या है, ये इंटेंस रियलिज्म को डिपिक्ट करता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर रियलिटी को डिपिक्ट करता है ना बच्चे। The second one is didactic and satirical. क्या होते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर सटारिकल होता है, सटायर क्रिएट करता है, एंड क्या करता है, डिडैक्टिक होता है। The third one is wit and the satire and the fourth one is 3 unities. ये 3 unities को भी फॉलो करता है, एरिस्टोटल के 3 unities को फॉलो करता है। इवन जो हमारे बेन जॉनसन है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर हैं जैकोबियन पीरियड के, वो हमारे 3 यूनिटीज को फॉलो करते हैं, क्लासिकल रूल के बेस्ड पे अपने राइटिंग को वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क में 3 यूनिटीज का यूज नहीं किया है। ओके, जो उनका एक वर्क है टेम्पेस्ट, आप कमेंट करोगे कि जो उनका वर्क है द टेम्पेस्ट, वो किस यूनिटी, किस एरिस्टोटल की किस पर्टिकुलर यूनिटी को फॉलो किया है विलियम शेक्सपियर ने। सिर्फ एक यूनिटी फॉलो हुआ है बच्चे विलियम शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर ने एकदम ध्यान नहीं दिया, अपने अकॉर्डिंग वो लिखते चले गए, क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया। बट जो बेन जॉनसन है वो क्या करेंगे, क्लासिकल रूल को फॉलो करके, यूनिटीज को फॉलो करके अपनी जो वर्क है उसको लिखेंगे। सो ये क्या हुआ, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या होते हैं बच्चे, यूनिटीज फॉलो की जाती हैं। कुछ फेमस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वॉल्पेनो बाय द
बेन जॉनसन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एवरीमैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरीमैन आउट हिज ह्यूमर, ये भी बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। द एल्केमिस्ट बाय द बेन जॉनसन, ऑल फूल्स, ईस्टर हो बाय चैपमैन, A Trick to Catch the Old One by the Thomas Middleton, A New Way to Pay Old Debt by Philip Messenger, The Squire of Alsatia by the Thomas Sadwell, Beautiful by Sadwell, Humor Out of Breath by John Day, and Malcontent by the John Martin. ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, ओके, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जैकोबियन पीरियड के, दिया इट इज बेन जॉनसन। आई थिंक क्लास की ड्यूरेशन बहुत जारी है, सो सेकेंड पार्ट आई थिंक आई शुड डिवाइड इट into the two parts, जैकोबियन पीरियड पार्ट 1 और पार्ट 2। सो मैं क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, और जो सेकंड पार्ट होगा जैकोबियन पीरियड में, उसमें हम बेन जॉनसन को देखेंगे। एंड बेसिकली जो फ्रांसिस बेकन, जो प्रोज राइटर है, विच इज ऑल्सो वेरी फेमस, द लॉर्ड वेरोलम, वाइस चांसलर बुरा गया फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन एक्चुअली एलिजाबेथ के टाइम पे भी थे बच्चे, लेकिन जो उनके एक्चुअल जो वो फेमस हुए कब हुए, वो जैकोबियन पीरियड के टाइम पे हुए। एक्चुअली जो फ्रांसिस बेकन का मोटिव था ना, वो क्वीन एलिजाबेथ को इम्प्रेस करना था, लेकिन हमारी क्वीन तो बहुत क्लीवर थी, ओके, वो तो इम्प्रेस ही नहीं हो रही थी फ्रांसिस बेकन के। तो आफ्टर द क्वीन एलिजाबेथ, जैकोबियन पीरियड के टाइम हम देखते हैं कि फ्रांसिस बेकन ने जेम्स फर्स्ट को इम्प्रेस किया, एंड लॉर्ड वेरोलम, लॉर्ड चांसलर, अटॉर्नी जनरल, फ्रांसिस बेकन को बना दिया गया। तो सेकंड क्लास में बेसिकली हम बेन जॉनसन को डिस्कस करेंगे, फ्रांसिस बेकन को डिस्कस करेंगे, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज मेटाफिजिकल पोएट्री, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी बच्चे। So I think I should stop here. इसी तरह के और भी पीरियड विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वर्क है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है बच्चों वो बहुत वास्ट है। इधर आप नेट में ले लो, और यू जैसे नेट में देख लो या CUT PG में देख लो, जो सिलेबस हमारा वो वास्ट है। दैट्स व्हाई रिवीजन इज द की पॉइंट, की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बार बार रेगुलर रिवाइज करो एंड मेंटेन योर कंटिन्यूटी। बार बार मैं कहूँगी बच्चे, मैं यही कहती हूँ कि अपनी कंटिन्यूटी को बार बार मेंटेन कीजिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है बस नेक्स्ट डे आप पढ़ने के पहले क्या करिए, उसको रिवाइज करिए, देन तभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं जैकोबियन पीरियड के पार्ट सेकंड में हम बेन जॉनसन को डिस्कस करेंगे, देन प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन को डिस्कस करेंगे, देन पोइट्री ऑफ द जैकोबियन एरा इज द मेटाफिजिकल पोइट्री को डिस्कस करेंगे। ओके, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारी बच्चों हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऐप पे चल रही है, कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही है, हमारे CUT PG के कोर्स चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एम है वो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 2 क्लासेस चल रही है, टर्म्स की क्लासेस हो रही है एंड द हिस्ट्री की क्लासेस हो रही है। अभी हिस्ट्री चल रही है, आफ्टर द हिस्ट्री इंडियन लिटरेचर एंड अदर वर्ल्ड लिटरेचर, बिकॉज जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे बच्चे उसमें वर्ल्ड लिटरेचर भी इंक्लूडेड था। Okay, and the second class terms, and after the terms I will teach criticism and theory. Okay, so if you interested, आपको अच्छा लग रहा है, अगर way of teaching ठीक लगी हो तो you should check and also join the Malvi Academy for more videos and the more updates. Download the app Malvi Academy. सो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।